हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th के सिविक्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि आखिर इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है, वाई इलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी को हम पढ़ते हैं जिससे शायद समझ में आए आप लोगों को कि आखिर इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है। यहाँ लिखा है कि एक न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के अनुसार स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं हरियाणा के। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? 1987 की। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय, उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी वो स्टेट में रूल कर रही थी। ठीक है, और उस समय चौधरी देवीलाल जो थे वो एक अपोजिशन लीडर थे और ये एक आंदोलन चला रहे थे इस समय जिसका नाम था न्याय युद्ध, स्ट्रगल ऑफ द जस्टिस। न्याय के लिए युद्ध कर रहे थे, ऐसा इनका कहना था। एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, और इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी। ठीक है, लोकदल। पार्टी का नाम क्या था? लोकदल। ठीक है, तो हिज पार्टी joined अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। उस समय इलेक्शन में मतलब ऑलरेडी जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, तो इसके अपोजिशन में इलेक्शन में खड़े होने के लिए एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था लोकदल पार्टी। और इलेक्शन में इनके जो विरोधी थे, जो ओपोनेंट थे, जो अपोजिशन पार्टी में थे, उन्होंने क्या किया? लोकदल पार्टी को सपोर्ट किया, इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आप आसानी से समझ सकते हो। इस कैंपेन में देवीलाल जी ने कहा कि अगर हमारी पार्टी जीतती है, इफ़ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, देन हम क्या करेंगे कि किसानों की जो लोन है वो हम माफ़ करवा देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट वुड वेव द लोन ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। जो छोटे व्यापारी हैं उन सब ने जो लोन ले रखा है वो सब हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। द पीपल वेरी अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उससे जो वहाँ के लोग थे वो अनहैप्पी थे, दुखी थे। दे वेयर ऑल्सो अट्रैक्ट बाई देवीलाल्स प्रॉमिस। और जो देवीलाल जी थे उनके वादों से ढेर सारे लोग प्रभावित हुए थे। ठीक है, अट्रैक्टेड का मतलब आकर्षित होता है, ये याद रखिएगा। So when elections were held, they voted overwhelming in favor of लोकदल and its allies। मतलब लोकदल के साथ साथ जो लोग मिले जुले थे, एलाइज का मतलब उसके सपोर्टर्स, इन सब के फेवर में ज़्यादा वोट गया। लोकदल एंड इट्स पार्टनर वोन 76 आउट ऑफ 96। मतलब टोटल 90 सीट्स थी और 76 वोट सीट्स पर कौन जीता? लोकदल। और उस साल कांग्रेस सिर्फ 5 ही सीट्स जीत पाई। कांग्रेस वुड विन ओनली 5 सीट्स। ठीक है, वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वेर अनाउंस्ड, एक बार जब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, कभी कभी कोई पूछ देता है। ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। तो जो लोकदल के लोग थे उन्होंने देवीलाल जी को अपना नेता चुना। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी न्यू चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर, याद रखिएगा कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है, जिसको हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि उन्होंने बुलाया देवीलाल जी को चीफ मिनिस्टर अनाउंस करने के लिए। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वे डिक्लेयर, ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। 3 दिन बाद, जब मतलब इलेक्शंस के रिजल्ट आने के 3 दिन बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गए। As soon as become the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers।
जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, जितने भी छोटे किसान थे और जो व्यापारी थे, उन सब ने जो लोन ले रखा था उन सबको उठा लेने की बात अनाउंस कर दी। ठीक है, देखो लेबरर, स्मॉल बिजनेसमैन, है ना, स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल्स, इन सब के पास जितने भी लोन्स थे ये सब माफ़ हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने घोषित कर दिया। द नेक्स्ट इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन, और फिर दूसरा इलेक्शन हुआ 1991 में। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, लेकिन इस बार इनकी पार्टी को पूरा सपोर्ट, अच्छा पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला और कांग्रेस इलेक्शन जीत गई और उन्होंने सरकार बनाई। तो आप देख रहे हो कि मतलब एक बार सरकार आपने बना ली, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फिर से जिताया ही जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपके काम पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, नो डाउट। इससे पहले की 2 वीडियोज़ में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिसमें सरकार को कौन चुनता है, लोकल सिटीजन्स चुनते हैं, याद रखिएगा। तो लोकल सिटीजन्स तभी चुनेंगे ना जब बार बार उनको मौका देगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने चुन लिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। जिस किसी देश में डेमोक्रेसी है वहाँ इलेक्शंस रेगुलरली होते रहते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि लगभग 100 से भी ज़्यादा देश ऐसे हैं जहां हमेशा इलेक्शंस होते रहते हैं उस देश के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। एक देश का रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री होता है, ये याद रखिए। वी ऑल्सो रीड द इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। जो कंट्रीज पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं भी हैं उनमें भी इलेक्शंस होते हैं, बट जो रिपब्लिक है उनमें तो कॉमनली होता ही है। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, लेकिन हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें तो मेनली यही जानना है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। मान लीजिए कि एक डेमोक्रेटिक नेशन है जहां इलेक्शन की कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ़ ऑल द पीपल्स कैन सिट टुगेदर एवरी डे। एक मान लो कि एक देश है, अगर हर इंसान एक समय पे बैठ जाए, एक साथ बैठ जाए मान लो, और वो एक फैसले को ले पाए, तो उस कंट्री में इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो सिंपल। बट क्या आपको लगता है कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मतलब उत्तर प्रदेश, ये सारी कंट्रीज़ के सारे लोग एक जगह बैठ सकते हैं एक साथ कोई भी चीज़ पे फैसला करने के लिए? इम्पॉसिबल है ना। तो इसीलिए पूरे देश में इलेक्शंस होते रहते हैं। बट एज वी लीव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी नॉर इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द सेम टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स। एक तो दिक्कत ये है कि सारे लोग एक जगह इकट्ठा ही नहीं होंगे एक टाइम पे। ठीक है, इकट्ठा हो भी गए तो सबके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो किसी प्रॉपर चीज़ पे डिस्कशंस भी कर पाएँ। अब कोई तो मान लो कि पीएचडी होल्डर है और कोई रिक्शा चला रहा है, राइट। अब चाहे कितना भी रिक्शा वाला स्टडी एजुकेटेड हो, बट वो इस पीएचडी होल्डर की तुलना में जो एक ऑफिस में बैठकर ऑफिसर ग्रेड का आदमी है उसकी तुलना में उसकी नॉलेज तो कम ही होगी ना। मैं किसी की बुराई या किसी की बड़ाई नहीं कर रहा, बट ये पॉसिबल है कि हर फील्ड में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, राइट। टीचर का काम अलग है, इंजीनियर का काम अलग है, पेंटर का काम अलग है। तो जिसका जो काम है, सबको सब चीज़ें नहीं आती हैं। मुझे भी बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं, मैं भी हमेशा सीखता रहता हूँ। सो हम हर किसी को तो एक साथ एक जगह पे बिठा नहीं सकते ना, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि मान लो कि 100 लोग हैं, एक गांव में 100 लोग हैं, तो 100 लोग क्या करते हैं कि किसी एक इंसान को चुन लेते हैं। गांव का मुखिया होता है ना, गांव का मुखिया होता है, और डिस्ट्रिक्ट्स में या बड़े शहरों में वार्ड कमिश्नर्स वगैरह होते हैं।
तो हम पहले वार्ड कमिश्नर चुन लेते हैं, गांव में लोग मुखिया चुन लेते हैं, तो वो मुखिया जो है वो पूरे गांव के डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम सब लोगों के बजाय सिर्फ एक आदमी को चुन लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे, ठीक है। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शन? अब डेमोक्रेटिक कोई और रास्ता है कि बिना इलेक्शन के ही हम लोग मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें? तो सोच कर देखिए, वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। अब मान लीजिए हाँ कि एक एज फिक्स कर देगी, अगर आप 25 साल के हो तो आप रिप्रेजेंटेटिव्स बन सकते हो। तो 25 साल के तो ढेर सारे लोग हैं, मारपीट करने लगेंगे कि नहीं मैं बनूंगा, नहीं मैं बनूंगा। अब मान लो कि आपने इसको चेंज कर दिया कि नहीं अब एज के हिसाब से नहीं रखेंगे, अब कास्ट के हिसाब से रखेंगे। तो कास्ट के हिसाब से भी एक कास्ट के बहुत सारे लोग होते हैं। फिर आपने बोला क्या कि नहीं चलो अब जो PhD होगा ना, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, उसको हम वो करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे। तो PhD होल्डर्स भी एक स्टेट में एक जगह पे बहुत सारे हो सकते हैं, तो फिर उनमें से किसको चुना जाए? तो इसीलिए देख लो यहाँ लिखा भी है कि या तो हम एज और एक्सपीरियंस के नाम पर रखें, या फिर अगर मान लो कि हम बेसिस ऑफ एजुकेशन पे रखें, तो किसी भी ये डिसीजन को लेने में हमें क्या होगी, डिफ़िकल्टीज होगी, राइट। इसीलिए बट लेट अस से पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफ़िकल्टीज क्लियरली, सच एज प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। तो चलो क्या लगता है कि मतलब लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? हाउ डू वी फाइंड आउट द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो सबको पसंद है या नहीं? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? ये कैसे फिक्स होगा कि एक जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स है ये हमारी मर्जी हमारी खुशी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? जो लोग इसको पसंद नहीं करते हैं वो वापस किसी और को रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चुनेंगे? ये ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स है, राइट। दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो। मतलब इसीलिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है ना कि मान लो कि आपने इस महाशय को रिप्रेजेंटेटिव चुना और इन्होंने अपना काम गड़बड़ कर दिया, तो आप क्या करोगे कि इनको एक फ़िक्स टाइम है कि ये तो महाशय 5 साल रहेंगे, 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होगा, उसमें ढेर सारे लोग होंगे, कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई एक्सपीरियंस्ड होगा, कोई एज से होगा, कोई कास्ट से होगा, ढेर सारे लोग होंगे जो इलेक्शन में खड़े होंगे। आप फिर से एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुन लो। आपको अगर लगता है कि ये महाशय गांव के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप इन्हें ही दोबारा चुन लो। अगर लगता है कि नहीं इन्होंने तो काम नहीं किया है, इन्होंने तो ढेर सारा घपला कर लिया, घोटाला कर लिया, तो आप दूसरा चुन लो। एकदम सिंपल। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। और इसी चीज़ को, इसी सिस्टम को क्या कहते हैं? इलेक्शन कहते हैं। मैकेनिज्म को इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप अगर कोई पूछे कि मतलब इलेक्शंस की डेफिनेशन बताओ, ठीक है, तो लिख सकते हो मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो इज़ नॉन और इज़ कॉल्ड इलेक्शन। अब यहाँ ये थोड़ा सा बस मत लिखना, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म हमने आगे लगा दिया ना, तो मत लिखना। Therefore, elections are considered essential in our time for any representative democracy। मतलब अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना पड़ेगा। वो ठीक हैं तो भी उन्हें दोबारा फाइट करनी पड़ेगी। क्या पता उनसे भी बेहतर कोई उस समय खड़ा हो। इन एन इलेक्शन वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। वोटर्स के पास क्या क्या चॉइसेस हैं वो देख लेते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। एक ऐसा इंसान चुन सकते हैं जो उनके लिए
कानून बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, जो मेजर डिसीजंस लेगा, ठीक है। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, एक ऐसी सरकार को चुनो जो पॉलिसीज और लॉ मेकिंग में अच्छी हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चूज करनी पड़ती हैं। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, अब सबसे ज़रूरी है कि एक इलेक्शन को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेटिक बनाती हैं, ठीक है। तो ये देखो, इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, कई तरह के इलेक्शंस होते भी हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, सारे जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो इलेक्शंस कराती हैं। मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ढेर सारी जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस, वो भी कुछ ना कुछ प्रकार के इलेक्शंस करवाती हैं। और हम इन डेमोक्रेशंस को कैसे अलग अलग देख सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे अलग अलग क्लासिफाइड कर सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1, तो हमने ये तो पहले चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर लिया था कि मान लो कि एक राजा है, हाँ, और एक राजा अपने लिए मंत्री चुनना चाहता है तो वो भी इलेक्शन करवा सकता है ना। इसी तरह से मान लो कि एक कंट्री है, जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको दिया गया था कि चाइना है, चाइना में वन पार्टी का वो है, वन पार्टी ही वहाँ काम करती है। तो वन पार्टी काम करती है तो दिक्कत ये है कि वो सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ही खड़े करेंगे, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मान लो कि मैंने 3 लोग चुने कि बिहार से 5 लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, लेकिन ये सब के सब कांग्रेस के हैं या फिर सब के सब बीजेपी के हैं, ठीक है, कोई भी एक पार्टी मान लो। तो ये दोनों में से कोई भी जो पार्टी है, इनमें से अगर कोई भी जीतता है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही जीतेगी ना। तो बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है फिर। तो इस वजह से इलेक्शंस का फेयर होना बड़ा ज़रूरी है, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा है, राइट। वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज, ऐसा चाइना का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बार देख भी लेते हैं, चलो क्या एग्जाम्पल है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विथ हर सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस। तो मिनिमम कंडीशंस क्या होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए, वो देखते हैं। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, हर इंसान को चूज करने का हक होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव 1 वोट, हर इंसान के पास 1 वोट होना चाहिए। अगर आप 18+ हो तो आपके पास भी वोट का अधिकार है। एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, हर इंसान के वोट की वैल्यू बराबर है। अगर आपकी एज 18 साल है ना, तो आपके वोट की वैल्यू और एक डॉक्टर के वोट की वैल्यू, उस स्टेट के सीएम के वोट की वैल्यू बराबर है। वोट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, बस। अब दूसरा देख लो। सेकंड, देयर वुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज, मतलब हमारे पास 2-3 पार्टीज के ऑप्शन भी होने चाहिए, राइट। कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, कैंडिडेट्स को फ्री होना पड़ेगा, वो इलेक्शंस आसानी से लड़ सके। मान लो किसी को भी आप चाहते हो कि मैं इस बार इलेक्शन लड़ूँ, तो ये मौका सबको मिलना चाहिए, ये मौका भी सबको मिलना चाहिए, ठीक है। और वोटर्स को, जो वोट करने आए हैं, उसको भी बराबर का मौका मिलना चाहिए कि मैं इसको चुनूँ, इसको चुनूँ, इसको चुनूँ। मान लो आम जनता पार्टी है, केला जनता पार्टी है, बैंगन जनता पार्टी है, आलू जनता पार्टी है, तो इन सब जनता पार्टी इसको वोट करने का आपके पास बराबर का हक होना चाहिए, राइट। बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस ऑफ द वोटर्स, ठीक है। थर्ड, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है
कि द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। और ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक को चुन लिया कि ये सोहन लाल जी हैं और इनको हमने चुन लिया, और मोहन लाल जी बोल रहे हैं कि भैया आप काम तो अच्छा कर नहीं रहे हो, लेकिन आपको हटाएं कैसे, आपको तो 25 साल के लिए सीएम बना दिया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब तक सोहन लाल मरेंगे नहीं तब तक मोहन लाल जी सीएम बनेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फिक्स टाइम के बाद, मान लो 5 इयर्स का जो टाइम है हमारा वो कम नहीं है, अच्छा टाइम है मेरे हिसाब से, कि 5 साल में इंसान को पता चल जाता है कि हाँ हमारे जो ये सोहन लाल जी हैं ये कितना अच्छा काम किए। अगर अच्छा काम किए तो फिर से इनको मिनिस्टर बना दो, अगर नहीं किए तो चलो भैया आपको वोट नहीं देंगे, इस बार हम चंटू के पप्पा हैं, वो बहुत अच्छा समाज सेवा का काम करते हैं, तो हम उनको इस बार वोट दे के देख लेते हैं, तो इस बार मोहन लाल जी को वोट मिल जाएगा, राइट। तो अच्छे इंसानों को चूज करने का हमें बराबर मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सोहन लाल जी को बना दिए और यही बने हुए हैं 35-40 साल तक, जब तक मरेंगे नहीं तब तक दूसरा इलेक्शन ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रेगुलर इंटरवल पे हमेशा इलेक्शंस होते रहने चाहिए। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय पीपल शुड गॉट इलेक्टेड। मतलब जिन लोगों ने जिनको चुना है उनको इलेक्टेड होना पड़ेगा। हमने वोट दिया चंटू के पप्पा को और जीत गए मंटू के पप्पा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। मतलब हम गए थे वोट देने चंटू के पप्पा को, ठीक है, चंटू के पप्पा को हम वोट देने गए कि चलो चंटू के पप्पा अच्छे आदमी, हम चंटू के पप्पा को वोट देंगे। और यहाँ हमारे पास, यहाँ हम जब वोट देने गए तो वहाँ पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने बंदूक हमारे सर पे भिड़ा दी और बोला कि सुनो, अगर मंटू के पप्पा को आपने वोट नहीं दिया ना तो अब ये गोली से मार देंगे। अब मान लो हमने कहा कि नहीं हम तो चंटू के पप्पा को देंगे, और पुलिस ने पकड़ के हमें 4 लाठी लगा दी, राइट, कि नहीं आपको इनको ही वोट देना है, और ज़बरदस्ती हमारे हाथ से वोट सोहन लाल जी को दिलवा दिया। तो ये भी तो फेयर इलेक्शन नहीं हुआ ना, कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो इलेक्शंस फ्री और फेयर होने चाहिए। हमें इलेक्शन में कोई भी आ सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और फिर इलेक्शंस को में कोई भी किसी को भी वोट दे सकता है। तो ये होता है एग्जैक्टली। दिस माइट लुक वेरी सिंपल, ये वैसे तो लगता है बड़ा इजी सा, ठीक है, और इजी से कंडीशंस लगते हैं, लेकिन बट देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां ये चीज़ें फुलफिल नहीं होती हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, चाइना एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वो गधा मतलब पूरे गांव से, ठीक है, या तो चंटू के पप्पा बन सकते हैं या फिर चंटू के चच्चा बन सकते हैं। चंटू के परिवार को छोड़कर कोई और इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता। तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो ऐसा कुछ होता है। और फिर अगर मान लो कि आप चंटू के पप्पा के जगह सोहन लाल जी को वोट देने गए, ठीक है, और पुलिस ने आपसे ज़बरदस्ती चंटू के पप्पा को वोट दिलवा दिया, ठीक है, आपकी कुटाई कर दी, आपने सोहन लाल जी के बारे में कहा कि वो तो बहुत अच्छे आदमी है, चंटू के पप्पा तो एकदम घटिया आदमी है, बस पुलिस ने लगे डंडे बरसाने। तो ये गलत बात है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चाइना का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी 2 बार दे चुके हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? पॉलिटिकल कंपटीशंस का होना सही है या गलत है? पॉलिटिकल कंपटीशंस मतलब यहाँ देखो 3-4 लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए, ठीक है, एक सोहन के पप्पा, एक मोहन के पप्पा, एक रोहन के पप्पा और एक मनमोहन के पप्पा, ठीक है, 4 लोग खड़े हुए, ये सोहन, ये रोहन, ये मोहन और ये मनमोहन, ठीक है, ये चारों के पप्पा इलेक्शन में खड़े हुए। सोहन के पप्पा बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि गांव में जितने भी गांव के मजदूर किसान थे इन सबको 100-100 रुपये दिए और कहा कि भाई आप हमें वोट देना, ठीक है। रोहन के पास उतना पैसा ही नहीं था,
इन्होंने इनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था उससे सड़कें मार के बनवा दी। लेकिन मोहन ठहरे एकदम गरीब आदमी। सरकार से पैसा आएगा तो ये कुछ काम करेंगे, ठीक है। और मोहन जी एकदम सीधे साधे आदमी, इन्होंने कहा कि हम अगर जीते तो ऐसा ऐसा काम करेंगे। इन्होंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। तो कंपटीशन तो चारों में है, लेकिन जिन्होंने 100 रुपये लिए हैं गांव में उस इलेक्शन को वोट देने के लिए, वो इनको पता है कि हाँ मैंने 1000 लोगों को 100 रुपये दिए हैं, तो 1000 वोट तो मेरे फिक्स हो गए, ठीक है। और गांव में वैसे भी ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, तो ये 3 लोग तो कंपटीशन से अलग हो गए ना। तो ये कह रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है हमारे देश के लिए कि नहीं। तो अब आप सोच के बताओ, तब तक हम पढ़ते हैं आगे, अपने आप हमें पता चलेगा। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स लेता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज़ द कंपटीशन अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़। ज़्यादातर कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ होता है, पार्टीज़ में होता है। मतलब देखो, जैसे कि आम जनता पार्टी, ठीक है, आम जनता पार्टी AGP, केला जनता पार्टी KGP, ठीक है, ऑरेंज जनता पार्टी OGP, ठीक है, और पाइनएप्पल जनता पार्टी BJP। तो इस तरह से ढेर सारी पार्टीज हैं, और ये कह रही हैं हम ज़्यादा, मतलब हमको जीतना है, हमको जीतना है, हमको जीतना है। तो ये क्या करेंगे ना, ये ढेर सारे बैनर बनवाएंगे, इनको देखेंगे, अरे बाप रे BJP तो बहुत ज़्यादा वो बैनर बनवा रही है, तो इसको ये 100 बैनर बनवाएंगे, तो इनको देख के ये 200 बैनर बनवाएंगे। ये 100 रुपया बांटेंगे तो ये 200 रुपया बांटेंगे। ये 300 बैनर बनवाएंगे, ये 300 रुपया बांटेंगे। ये 400 रुपया देंगे, ये 400 बैनर बांटेंगे। और इस तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। देखो, एट द कंस्टिट्यूएंसी लेवल, ठीक है, एट द कंस्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग सेवरल कैंडिडेट्स, ठीक है। जब तक छोटे लेवल पे होता है ना, तब तक कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन होता है। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा मतलब पूरे गांव से सिर्फ सोहन लाल के पप्पा ही इलेक्शन में खड़े हैं, तो आप किसको वोट करोगे? आपके पास कोई है ही नहीं, तो आप सोहन लाल को ही तो वोट करोगे, ठीक है। और ऐसा भी कभी कभी होता है, जैसे मान लो कि गांव में आप बहुत पैसे वाले हो, बहुत रईस हो, मान लो सोहन के पापा बहुत रईस आदमी है, ठीक है, और यहाँ रोहन के पापा बोले कि इस बार हम भी इलेक्शन में खड़े होंगे। सोहन के पापा ने बोला, है सुनो, चुपचाप इलेक्शन में से नाम हटवा लो, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। ये डर के मारे, ये सीधे साधे आदमी थे, डर के मारे हट गए, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो इस वजह से अगर कंपटीशन नहीं हुआ, मान लो कि सिर्फ ये सोहन के पप्पा ही ये जो हैं यही सिर्फ अगर इलेक्शन में खड़े होंगे, तो आपके पास वोट देने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। अब ये कल को काम करें ना करें, कोई जवाबदेही नहीं होगी, आप क्या करोगे क्या। लेकिन अगर मान लो 3-4 लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, तो इनको डर बना रहेगा कि भैया अगर हमने अच्छे से काम नहीं किया ना, तो अगले बार ये रोहनवा का पप्पा जीत जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह की फीलिंग होती है, कंपटीशन होता है तो अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं। बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। मतलब क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है? अब आप सोचो। क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। कंपटीशन के बहुत सारे नुकसान हैं। नुकसान कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। मतलब देखो, सिर्फ रोहन के पप्पा इलेक्शन में खड़े हुए, ठीक है, खड़े हुए, सबने इनको वोट दिया, तो गांव में एकता बनी रही, एकता है। लेकिन अगले साल गांव में 3 लोग खड़े हो गए, सोहन के पप्पा, रोहन के पप्पा, मोहन के पप्पा, ठीक है। अब एटलीस्ट जो सोहन के पप्पा थे, उसके आसपास के जितने लोग थे, उन्होंने सोहन के पप्पा को वोट दिया।
रोहन के पापा के आसपास के लोगों ने इनको वोट दिया और इनके आसपास के लोगों ने इनको वोट दिया। तो वोट तो डिवाइड हुआ ही, साथ में आप कि आसपास के लोगों की एकता भी तो खत्म हो गई। 3 पार्ट्स में आप टूट गए ना। अब पहले आप एक आदमी को अच्छा मानते थे, अब तीनों के लिए अब आप सोचते हो कि नहीं ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे गांव के लिए ज़्यादा अच्छा करेंगे, नहीं ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो कंपटीशन तो ठीक है, लेकिन इस मामले में आपकी यूनिटी जो है, एकता जो है वो भंग हो रही है। फंक्शनलिज्म भी अलग तरीके से, फैक्शनलिज्म भी खराब हो जाता है। वुड हर्ट पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। पार्टी पॉलिटिक्स क्या होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ पॉलिटिक्स होती है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट ऑन अदर। मतलब एक पार्टी, चलो अब आम जनता पार्टी, ठीक है, आम जनता पार्टी, सॉरी ये आप हो गया, तो आप आम जनता पार्टी और केला जनता पार्टी, 2 पार्टी हैं हमारे पास, ठीक है। आम जनता पार्टी ने कहा कि भैया तुमने 5 साल में ना 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, इतना रुपया तुम्हारे गवर्नमेंट ने करप्शन किया है। तो केजीपी कहेगी कि ओ तुम तो बड़े दूध के धुले हो, तुमने तो 1000 करोड़ का घोटाला किया था, तुमने तो चाइना से युद्ध में हार गए थे, तुमने तो फाइटर जेट नहीं खरीदा था। फिर ये कहेंगे ओहो तुम चारा घोटाला भूल गए, तुम ये भूल गए, तुम वो भूल गए, तुमने ये काम कर दिया, ये कांड किया था, वो कांड किया था। इस तरह से एक दूसरे पर ब्लेमिंग करते रहते हैं। आपने न्यूज़ में कभी ना कभी सुना ही होगा इस तरह के न्यूज़ेस। तो कभी कभी देखो पार्टीज जो है ना वो कैंडिडेट्स को गलत तरीके से फंसा भी देती हैं इलेक्शंस में जीतने के लिए। मान लो कि किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो वो उनके केसेस को फिर से रीस्टार्ट करवा देते हैं और किसी किसी को करप्शन के केस में या फिर अलग अलग तरीके से ब्लैकमेलिंग वगैरह करके फंसा देते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि कुछ बहुत अच्छे लोग भी इस इलाके में घुसना नहीं चाहते हैं। मतलब पॉलिटिक्स कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स एक गंदी नाली है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे ना सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। कोई कहता है केजरीवाल बुरा है, कोई कहता है मोदी बुरा है, कोई कहता है राहुल गांधी बुरा है। सब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ही तो लगा रहे हैं ना। और इस वजह से शरीफ आदमी कहता है क्यों इस कचरे में पड़ना है, बेकार से 2 रोटी कमाओ 2 रोटी खाओ, इस कचरे में क्यों पड़ना है, ठीक है। तो ये भी एक सोच होती है लोगों की जो मतलब इस चीज़ से हम लोग पॉलिटिक्स से लोगों को दूर भगाती है। आपने बहुत सारे फेसबुक पे पेजेस अगर किसी ने पढ़े हो तो देखना आई हेट पॉलिटिक्स लिखा रहता है। भैया आपको पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है बशर्ते उसे ढंग से किया जाए, ठीक है। जो कि अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है। अनहेल्दी कंपटीशन, किसी के बच्चे को किडनैप करवा लिया और बोला कि अगर तुमने इलेक्शन से नाम नहीं हटवाया तो हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, या फिर करोड़ों का मतलब पैसा वसूली वगैरह करवाते हैं ना, मूवीज़ में देखा होगा आपने। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेयर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे ना वो बड़े शातिर आदमी थे, वो बड़े चतुर। उनको पता था कि ये मंत्री सब बहुत घोटालाबाजी करता है और अगर इन लोगों को सब पावर दे दिए तो पूरा कांड करके रख देगा। तो वो लोग बहुत चालू थे, लोग सब कुछ सोच के रखे थे। इसीलिए उन लोगों ने फ्री कंपटीशन तो फ्री कर दिया। कंपटीशन फ्री मतलब कोई भी आके इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए देखते हो मतलब रवि किशन से लेके गोविंदा से और फिर शत्रुघ्न सिन्हा तक ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्वॉल्व थे। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो रहते हैं। तो आपने देखा होगा इन इलेक्शंस एज दे वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स, ठीक है। इलेक्शंस में हमें हमारे फ्यूचर के लीडर्स नेता दिखाई पड़ते हैं। दे डिड नॉट सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन लॉन्ग रन। In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. देखो
सारे जितने भी नेता होते हैं ना, उनको अच्छी तरह पता होता है कि बेटा लोगों के लिए क्या अच्छा है, वो सब जानते हैं। अब कुछ लोग तो चाहते हैं कि हाँ ठीक है, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, डिजायर टू सीवियर देम सर्व देम, ठीक है, लेकिन कुछ लोग अपना तिजोरी भरने लग जाते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये दिक्कत है ना कि शरीफ आदमी के माथे पे थोड़ी लिखा है कि ये शरीफ है। बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ, क्योंकि वो शरीफ बनने का ढोंग भी तो कर सकता है। Like all other professionals are motivated by desire to advance their political careers। मान लो कि कोई और है, तो एक टीचर है, मान लो हम एक टीचर हैं, तो हम टीचर का ही एग्जांपल लेते हैं कि एक टीचर है, तो वो चाहता है ना कि हमारी जो करियर है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो। मान लो मेरी 10,000 रुपये की सैलरी है, ठीक है, तो हम चाहते हैं ना कि अगले साल हमें कम से कम 12,000 रुपये मिले, एटलीस्ट साल के 2,000 रुपये तो बढ़े, इतना तो प्रमोशन होना चाहिए। तो इसी तरह से पॉलिटिकल पावर्स में भी कंपटीशन होता है। दे वांट टू रिमेन इन पावर। अब सब जो एक बार सीएम बन गया ना, वो चाहता है कि भैया हम ही सीएम बने रहें, ठीक है। रिमेन इन पावर मतलब वही बना रहना चाहता है। और वो गेट पावर इन पोजिशंस फॉर देमसेल्फ, अपने लिए वो हमेशा पावर पावर चिल्लाता रहेगा। आपने कुर्सी कुर्सी सुना होगा ना, कुर्सी कुर्सी हमेशा चिल्लाते रहते हैं मूवीज़ वगैरह में भी। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन द सेंस ऑफ ड्यूटी। अगर आप सिर्फ ड्यूटी कर रहे हो ना, ऑनेस्टली सिर्फ ड्यूटी कर रहे हो, तो दिक्कत देखो क्या होती है। अब एक आदमी है जो बड़ा ईमानदार है, सरकार को 1 करोड़ रुपया मिला कि आपको इस गांव में ये काम करना है। इस बंदे ने पूरा 1 करोड़ लगा के बड़ी बढ़िया काम कर दिया, ठीक है। और एक वहीं इसका दोस्त था, वो भी चीफ मिनिस्टर है, इसके गांव में भी 1 करोड़ रुपया मिला कि आपको काम करना है। इसने क्या किया, 60 करोड़ लगाए काम में, 40 करोड़ रख लिए। जब इलेक्शन आया तो इसने कहा कि भैया हमने ये काम करवाया, हमने वो काम करवाया, और इसने क्या किया, 20 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए पब्लिकों में एडवर्टाइजमेंट और मीडिया और ढेर सारे लोगों को बांट दिया। जितने भी अपने पॉलिटिकल पार्टीज के यूथ के बच्चे उच्चे थे, सबको पैसे खूब खिला दिए। अब सब खुश, कोई भी इसे वोट नहीं करेगा, इसे करेगा। जबकि करप्शन किया इसने, लेकिन ये चीज़ लोगों को दिखाई नहीं देती है। समझ में आ रही है? तो यही बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देयर आइडियाज़ में नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी की आइडियाज़ मैच नहीं करते कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं, राइट। जैसे देखो, एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी अभी CAA को लेके कितना सारा बवाल हुआ था 1-1.5 साल पहले, आपने सुना होगा ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसकी वजह से शाहीन बाग में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इसी प्रोटेस्ट की वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़कर भी घर आना पड़ा था। तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट, दोनों तरह के लोग थे। और हर जगह दोनों तरह के लोग होते हैं, ठीक। कुछ लोग आपका सपोर्ट और कुछ लोग आपका अपोज करेंगे। हाउ डू वी डील विद द रियल लाइफ सिचुएशन। अब हम रियल लाइफ में कैसे डील करते हैं ये देखते हैं। वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज। सबसे अच्छा है कि कोशिश कीजिए और अपनी नॉलेज इम्प्रूव कीजिए। कैरेक्टर, पॉलिटिकल लीडर का कैरेक्टर साफ सुथरा रखिए, ठीक है। The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for doing so। अगर एक और नियम तो ये है कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाए, ठीक है, और अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको पनिश किया जाए, ठीक है। मान लो कि कोई मंत्री है जो करप्शन के केस में पकड़ा गया, तो उसको जेल भेज दो, सीधा बात है, कोई सोचना नहीं है। लीडर कितना भी हल्ला करते रहने दो इसका पार्टी का लोग को, जेल भेज दो, तो टेंशन खत्म। हु डिसाइडेड दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट? द सिंपल आंसर इज द पीपल। कौन डिसाइड करेगा इनके लिए पनिशमेंट और रिवॉर्ड? वो पनिश करे पीपल, लोग डिसाइड करेंगे।
दिस इज़ व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। और ये क्या करता है, इलेक्टोरल कंपटीशन करता है। कैसे करता है, मान लीजिए कि हम आपको रिप्रेजेंटेटिव्स बना के भेजे और हम गए आपके पास कि सर हम आपको वोट दिए हैं, हमारा एगो काम कर दीजिए। तो बोले कौन है तुम, हम तो तुमको पहचानते ही नहीं हैं, आपने निकाल दिया। आपको इसने ऑफिस से बाहर धक्का दे के भगा दिया। बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। 2 साल बाद इलेक्शन आया। इलेक्शन के 10-15 दिन पहले इलेक्शन का अपना पैम्पलेट लेके यही सीएम साहब आपके इलाके में पहुँचे। तो आप पहुँचे, आपके दरवाजे के आसपास से गुजरे, आप लगे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई हम लोगों ने इनके पास गए थे कि गांव में हमारे पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, तो मंत्री जी सुनबे नहीं किए। मंत्री जी चुप, मंत्री जी को कोई जल्दी वोट ही नहीं देगा। तो आपके पास जब इलेक्टोरल कंपटीशन होता है तो आप किसी और को वोट देकर भी एक दूसरे को पनिश कर सकते हो। अगर मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं तो इनको वोट मत दो ना, इनको कुर्सी के लालच है, और अगर आप वोट नहीं दोगे तो इनकी कुर्सी चली जाएगी, और यही इनके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है। तो एकदम सिंपल सी बात कि इलेक्टोरल कंपटीशन हमारा यही काम करता है। ये क्या करता है कि सबको ऑप्शन दे देता है, बेटा तुम भी लड़ लो, तुम भी लड़ लो, तुम भी बन जाओ, तुम भी बन जाओ, जिसको मन है वो मुखिया बन जाओ। अब जो अच्छा काम करेगा वो बनेगा, और जो घूस खाएगा, जो करप्शन करेगा वो मरेगा। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। ठीक है, दे नो दैट if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chance to victory will increase in the next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. मतलब अगर आपने वोटर्स को संतुष्ट किया तो आप जीतोगे, अदरवाइज आप एबल नहीं हो, योग्य नहीं हो दूसरा इलेक्शन जीतने के। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। अभी भी हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।